students, this is your third video for class 12 subject business studies topic principles of management. हम डिस्कस कर रहे थे about principles of management. In previous videos we discuss about what is the principles, what is the meaning of principles of management, how these principles related to the management, nature of principles of management and the significance. And the last video we discussed about Fio's 14 principles of management. हम डिस्कस कर रहे थे about हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल कौन है? हमारे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहते हैं. फादर ऑफ हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहते हैं बिकॉज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए थे, जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे हमें. हमने कल जो लास्ट वीडियो डिस्कस की थी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे थे. आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था इसमें से आपकी केस स्टडी कवर होती है. ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को हमें अच्छे से समझना है. हमें 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पे लर्न होने चाहिए. तो पहले हम जो कल हमने 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे वो लर्न करते हैं. देन हम 8 प्रिंसिपल से आज स्टार्ट करेंगे. कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क. कल जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था क्या किया था? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था. क्लियर? थर्ड प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था डिसिप्लिन. क्लियर? थर्ड प्रिंसिपल हमने क्या डिस्कस किया था? डिसिप्लिन. फोर्थ प्रिंसिपल होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. आपको भी ये इसी तरीके से लर्न होने चाहिए विद डिस्क्रिप्शन. यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सिक्स्थ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट. डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में बताया गया है सेवन प्रिंसिपल्स का. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट. क्लियर? 7 प्रिंसिपल जो हमने लास्ट कल डिस्कस किया था. कल हमने 7 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे. लास्ट 7 नंबर का जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था वो था आपका रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन ही हमने लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था. दैट मीन्स रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी इक्विटेबल एंड जस्टिफेबल होना चाहिए और उसमें हमें इस तरीके से रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लिविंग है एम्प्लॉयज का वो बना रहे. एंड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी होना चाहिए. नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे 8 नंबर का प्रिंसिपल. 7 हमने ये कल डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 प्रिंसिपल और 8 प्रिंसिपल में आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. 8 प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एंड
डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decision making authority. मीन्स सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, एक हायर अथॉरिटी के पास है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग कहाँ है, टॉप लेवल के पास है. सेंटर के पास है. ठीक है, तो डेट इज योर सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी. इट मींस जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है वो एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज है, ऑर्गेनाइजेशन के पास सेंट्रलाइज है. मतलब सिर्फ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले सकता है वो कौन ले सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो डेट इज योर सेंट्रलाइजेशन. और अगर हम इसे डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी को अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में, मतलब सबको अपना अपना राइट है डिसीजन लेने का, दैट इज योर डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया डिसीजन मेकिंग पावर को. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे हम गवर्नमेंट का ले सकते हैं. ठीक है, देखिए जैसे अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में डिसीजंस कौन ले रहा था, सारे डिसीजंस किसके थ्रू आ रहे थे, सेंटर के थ्रू. सेंटर में कौन, जो हमारे इंडिया के पीएम हैं, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो डिसीजन ले रहे थे कि हाँ लॉकडाउन होगा, कितने टाइम का होगा. तो डेट इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज. सब स्टेट को अपनी अपनी ऑथोरिटी दे दी कि आप अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, अपने वहाँ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कितना स्प्रेड हो रहा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है एजुकेशन की, इकोनॉमी की, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग की क्या हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन हो. क्लियर है? आई होप इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे. और हमें मैनेजमेंट में क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. मींस डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी तो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन वाइज जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, सबको अपनी अपनी ऑथोरिटी गिवन होनी चाहिए. ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच. क्लियर है? नेक्स्ट एक प्रिंसिपल आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. और हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलर चेन. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्केलर चेन. 9 स्केलर चेन, ये हम नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं. स्केलर चेन क्या कहता है, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, ये कंपनी का मैनेजर है, सीईओ. इसमें दो डिपार्टमेंट में कंपनी काम कर रही है, एक डिपार्टमेंट ये है और एक ये डिपार्टमेंट. क्लियर? अब यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं. क्लियर? ऐसे ही इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं. ठीक है, बट ये जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं ये सेम पोजीशन पे है. इनकी पोजीशन क्या है, सेम लेवल ऑफ पोजीशन. ठीक है, देखिए जैसे ए के अंडर इस डिपार्टमेंट में कौन कौन वर्क कर रहे हैं, हम इस डिपार्टमेंट का देखते हैं, बी सी डी ई एफ. क्लियर? सेम इसी तरीके से इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं एल
ए के अंडर 2 डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट है और एक ये डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट में बी सी डी ई एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बी और एल है ये दोनों सेम लेवल के, ठीक है, मींस मैनेजर लेवल के जो बंदे हैं ये दोनों मैनेजर लेवल के हैं, ठीक है। ये आपके जो मैनेजर के अंडर जो है ये सेम लेवल के पर्सन्स हैं। सी और एम भी क्या है, सेम लेवल्स के हैं, ठीक है। ऐसे ही डी और एन, तो ये क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेम लेवल के लोग वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम इनका कम्युनिकेशन देखते हैं, अगर F wants to communicate with P, if F wants to communicate with P, F को अगर P से कम्युनिकेट करना है तो F क्या करेगा, F को पूरी स्केलर चेन फॉलो करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप P तक जाना होगा। मींस F E को कम्युनिकेट करेगा, D B D C B और फिर A के पास मैसेज जाएगा। देन डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस लेवल तक P के पास वो मैसेज कम्युनिकेट होगा। इसी तरीके से अगर N को D से कम्युनिकेट करना है तो N भी इसी वे से कम्युनिकेट करेगा। बट इफ देयर इज इमरजेंसी टू कम्युनिकेट डायरेक्ट बिटवीन द पर्सन्स विद इन द सेम लेवल, अगर सेम लेवल के पर्सन किसी इमरजेंसी की वजह से एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो E अगर O से, ये मैंने जो डॉट डॉट लाइन बनाई है, E अगर O से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, ओनली इन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी में हो सकता है कि E सेम लेवल का पर्सन है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेम लेवल के पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, और इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं इस कम्युनिकेशन को हम, गैंग प्लैंक। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये आपका, बहुत बार क्वेश्चन अराइज होता है इसमें से, आपका गैंग प्लैंक भी पूछ दिया जाता है। तो ये गैंग प्लैंक की कंडीशन ओनली इमरजेंसी के केस में अराइज होती है, व्हेन सेम लेवल ऑफ पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर? तो गैंग प्लैंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ये केवल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही कम्युनिकेट होता है। क्लियर? अदरवाइज हमें पूरी चैन फॉलो करते हुए, ऑथोरिटी में हमें पूरी चैन को फॉलो करते हुए ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 प्रिंसिपल्स हो गए आपके। नेक्स्ट 10th प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ऑर्डरलीनेस, मतलब ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड थिंग्स शुड बी इन देयर प्लेस। मीन्स हर चीज का अपना एक प्लेस होना चाहिए और वो चीज जिसका वो प्लेस डिसाइड किया है वो वहां पे होनी भी जरूरी है। दैट इज कॉल्ड ऑर्डरलीनेस भी बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डरलीनेस भी बोल सकते हैं। क्लियर? इस प्रिंसिपल को हम ऑर्डरलीनेस भी बोल सकते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल तो आपकी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है, आप इसे प्रॉपरली मैनेजमेंट में ही अप्लाई नहीं कर सकते, और ऑर्डरलीनेस इस प्रिंसिपल को आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं और करते होंगे। बिकॉज अगर आप घर में भी कोई चीज रखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर हर चीज का प्लेस होना चाहिए। आप अपनी स्कूटी पार्क करते हैं तो उसका भी प्लेस है, अगर आप वहां उसे नहीं पार्क करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप घर में अपने जो भी अरेंजमेंट रखते हैं, कुछ भी अपनी थिंग्स जो रखते हैं अरेंज करके, तो आप उन्हें सही प्लेस पे नहीं रखेंगे तो एट द राइट टाइम वो आपको नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कहा जाता है ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों का प्लेस होना चाहिए एंड थिंग्स शुड बी इन देयर प्लेस, और वो जो चीजें हैं वो अपने प्लेस पे होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या क्रिएट होगा? टाइम एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। आपको जब जिस
करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें ऑर्डरलीनेस प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। क्लियर हुआ? मेन आपके ये 9 प्रिंसिपल्स थोड़े से टफ थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए, ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से समझना है। अब आपके जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सिंपल आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से 11 नंबर का आपका प्रिंसिपल इक्विटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका इक्विटी। इक्विटी भी नाम से पता चल रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज के बीच, वर्कर्स के बीच। एम्प्लॉयज में उनके रिलीजन, उनकी कास्ट, उनकी नेशनलिटी के अकॉर्डिंग हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में, और सबके साथ इक्विटेबल हमें इक्वल बिहेव रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर वर्क कर रहा है, अगर उसका कोई रिलेटिव उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसके साथ तो डिफरेंट बिहेवियर रखता है कि जो काम उसे करना चाहिए वो अपनी मर्जी से करता है, जब मन है करेगा, जब नहीं करेगा, तो ये चीज गलत है। जैसा सबके साथ उस लेवल पे और लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो उस पर्सन का रिलेटिव भी उसी तरीके से वर्क करेगा। मीन्स हमें किसी भी तरह का भेदभाव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो आपकी रिलीजन से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, नेशनलिटी से रिलेटेड हो, हमें किसी भी तरह का भेदभाव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना है। हाँ, ये जरूर देखना है कि कोई लेजी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, लेजी पर्सन है और वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसे जरूर हमें देखना है, लेकिन हमें आपस में कंपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट 11 प्रिंसिपल्स हो गए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट 12 नंबर का आपका प्रिंसिपल है मीन्स आपने जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया। देखिए, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूटमेंट मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को लाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में उसको सिलेक्शन करते हैं तो वो बहुत लंबे प्रोसेस से होके आता है। रिटर्न का कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में भी कई राउंड्स होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो पूरे बहुत अच्छे प्रोसेस के बाद हम एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके माइंड में हमको हमेशा के लिए ये डर नहीं रखना है कि वो कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। मीन्स जिस पर्सनल को, जिस टेन्योर को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है, उसे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक वर्क करने वाला है। अगर आपने उसके माइंड में ये चीज, ये डर रखा हमेशा कि नहीं आप कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकाले जा सकते हो, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय के और मन में ये डर है कि मैं कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से आउट हो सकता हूँ, देखिए सिलेक्शन रिग्रेरियस होना चाहिए, टफ होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस इजी नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन हमें बहुत अच्छे से टफ प्रोसीजर से करना है, लेकिन अगर हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो हमें उसके माइंड में ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि अब आप ही इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं और आपको ही ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है। उसके मन में से हमें ये डर निकालना है कि आप कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये डर एम्प्लॉय के मन में रहेगा कि उसे हटाया जा सकता है, तो आप देखिए वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट नहीं दे पाएगा, और बेस्ट नहीं दे पाएगा तो एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इससे आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सेल्फ ही इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो हमें पर्सनल की क्या करनी है, स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि बार बार हटाते रहो,
होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन। बाहर भी कोई पूछेगा तो वो यही कहेगा यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं है, यहाँ तो बार बार आते जाते हैं एम्प्लॉय, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी डिक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रिंसिपल है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स किसी को इनिशिएट करना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को भी राइट होना चाहिए बोलने का, ठीक है, उन्हें अपने सजेशन देने का पूरा इक्विटेबल राइट होना चाहिए। एंड ऑनर को, डायरेक्टर्स को भी ये राइट ये होना चाहिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में रूल फॉलो होना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि वो भी उनकी बात को सुने। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कुछ सजेशन देना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ इनिशिएटिव मीन्स कोई अपनी सेल्फ मोटिवेशन से कुछ करना चाह रहा है। इनिशिएट होना, इनिशिएट कौन होगा, एक इनिशिएट हमेशा कौन होगा, इंटेलिजेंट पर्सन। इनिशिएट कौन होगा, हमेशा एक इंटेलिजेंट पर्सन ही इनिशिएट होगा। अब वो कुछ इनिशिएट हो रहा है, सेल्फ मोटिवेट हो रहा है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप मोटिवेट हो रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बताऊंगा, ये नई पॉलिसीज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच रहा है, वो आपको कुछ अच्छा बताना चाह रहा है, तो आपको भी उसकी बात को प्रॉपरली अच्छे से सुनना चाहिए। क्लियर। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, इनिशिएटिव अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो हमें भी उसे सुनना चाहिए, ठीक है। ये आपके टेलर के प्रिंसिपल की तरह भी है, टेलर के हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वो भी यहाँ पे आपका सेम मैच करता है इनिशिएटिव प्रिंसिपल से। नेक्स्ट क्लास में हम टेलर के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और टेलर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट आपका प्रिंसिपल है 14 नंबर का एस्प्रिट डी क्रॉप्स। ये आपका लास्ट प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे थे फ्योल के। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें टीम स्पिरिट, क्या मेंटेन रखनी है, टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मीन्स सब मिलके काम करें, कोई किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा ऑर्गेनाइजेशन में, टीम स्पिरिट से मिलकर काम करना है सबको। तो ये प्रिंसिपल हमारा स्पिरिट क्रॉप कहता है कि टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो जाएगा, बिकॉज यूनिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिटी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल कहता है अगर ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हिज कम्युनिकेशन फ्रॉम आई टू वी, आई टू वी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर अपनी कम्युनिकेशन में आई वर्ड को रिमूव करके पूरे कम्युनिकेशन में वी वर्ड यूज करने लग जाए, ठीक है, मीन्स अगर वो आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल रहे अपनी स्पीच में कि आई एम लुकिंग दैट, आई एम, वो अगर आपको वी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ हम एक टीम में काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी है। जब एक ऑनर आपके साथ वी वर्ड कम्युनिकेट करेगा तो आपको भी ये अंदर से स्पिरिट आएगी कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी है, हमें भी उतना ही इनिशिएटिव होकर के अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, जैसे कि हमारे ऑनर, डायरेक्टर्स और पर्सन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आई को वी में कन्वर्ट कर देंगे अगर, तो क्या इंक्रीज हो जाएगी, टीम स्पिरिट इंक्रीज हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपने, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए कोई केस स्टडी है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है इनका तो आप केस स्टडी में बहुत इजीली समझ सकते हैं, बिकॉज केस स्टडी इतनी टफ नहीं होती है, वो
ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मान लीजिए केस स्टडी आती है कि कोई एम्प्लॉय है, उसके घर पे कोई इमरजेंसी है, वो घर पे अपने इमरजेंसी है, उसे घर जाना पड़ गया किसी कारण से, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह की इमरजेंसी है, तो दूसरे एम्प्लॉय उसके काम को उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप जाइए, आपके घर में इमरजेंसी है, आपके काम को हम अच्छे से संभालेंगे, और वो उसे करते भी हैं। तो ये क्या है, टीम स्पिरिट है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ वो लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, टीम स्पिरिट है, कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपने आप ही अच्छे से अचीव हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये 7 प्रिंसिपल जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हमने डिस्कस किए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, और प्रिंसिपल्स भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल आज पूरे डिस्कस किए, अब हम उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 प्रिंसिपल्स हमने कल डिस्कस किए थे, जो स्टार्टिंग में रिवाइज किए। अब हमने आज 8 नंबर का प्रिंसिपल पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ऑर्डर, इक्विटी, स्केलर चेन। देखिए अभी जब हमने पढ़ा था तो आप सोच रहे होंगे मैम ने पहले स्केलर चेन पढ़ाया था, फिर इक्विटी एंड ऑर्डर पढ़ाया था, तो आपको भी जरूरी नहीं है कि आप उसी फ्लो में लर्न करें। बिल्कुल आप इसे कैसे भी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद भी शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। क्लियर? 12 हमने डिस्कस किया था इनिशिएटिव, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एंड लास्ट प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था एस्पिरिट डी क्रॉप। क्लियर? ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स हमने अभी तक डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14 प्रिंसिपल्स, आप अच्छे से इन्हें लर्न कीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, ठीक है। आप इन्हें शॉर्ट ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कैसे भी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लर्न कीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेलर प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।